हेलो दोस्तों, आप सभी का परफेक्ट कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की मैथ का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आज उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज तो रिलेशन एंड फंक्शन का ये तो मेरा पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है, जिसके थ्रू हमको आगे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरी यही निवेदन है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल रवि कुमार गुप्ता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बाकी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया है, जिसको आप ज्वाइन करके उस पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को उस पर आप डालिएगा, उसको मैं डायरेक्टली मैं सॉल्व करके आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो अब मैं सीधे आ जाता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो जैसा नाम से ही हमको पता है कि रिलेशन मीन्स क्या हो गया कि एक प्रकार से हिंदी में इसको बोल सकते हैं संबंध, जिसका मतलब ये होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कुछ संबंध है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। फंक्शंस क्या होता है कि जैसे सपोज अगर हम लोग ह्यूमन लाइफ पे ही देख रहे हैं कि हमारे काम करने का फंक्शंस अलग है, आपके काम करने का फंक्शन अलग है। तो फंक्शन का मतलब ये आप समझ सकते हो कि किसी भी काम को करने का अलग अलग वे, अलग अलग जो तरीका होता है, या अलग अलग लोगों की कैपेसिटी होती है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं कि हाँ एक काम को ये कितने प्रकार से कर सकता है, या आप उस काम को कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग एक फंक्शन होता है कि जिसके तहत वो काम करता है। ठीक है, तो हम आते हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ रिलेशन टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेटेड। ठीक, रिलेशन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन हम दिखाते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन का एक हम सीधा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक, ए बी, अगर ए जो है बी का भाई है तो इससे हमको पता चल रहा है कि इनमें कैसा रिलेशन है, एक ब्रदर का रिलेशन है, एक भाई का रिलेशन है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ए और बी क्या है, आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में कहा गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का भाई है। तो जब ए बी का भाई है तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से रिलेटेड हुए ना, बी भी ए का ही तो भाई हुआ। तो जब ये एक दूसरे से रिलेटेड हुआ तो उसको हमने दिखा दिया ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, कि मतलब ए जो है बी से रिलेटेड है। ठीक, दूसरे एग्जांपल में हम समझते हैं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। इसमें ये बताया जा रहा है कि ए क्या है, सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं बी क्या है, सिस्टर है किसकी, ए की। तो जब ए बी की सिस्टर है तो यहां से हमको एक रिलेशन ये पता चल रहा है कि ए जो है बी की क्या है, बहन है। तो जब ए बी की बहन है तो उसको हम रिलेशन में ऐसे दिखा सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक, या हमने क्या किया, ए क्रॉस बी की जगह हमने आर ले लिया। आर मतलब हमने क्या किया, एक रिलेशन हम दिखा रहे हैं। जैसे हमने ए क्रॉस बी में हमने क्या दिखाया कि ए और बी में हम क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन दिखा रहे हैं। ठीक, कि ए भी हमारा कोई एक सेट है, बी भी हमारा कोई सेट है, उन दोनों सेटों में से हमने ए भी ले लिया तो ए क्या है, बी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ए क्रॉस बी की जगह हमने और ले लिया। आर मतलब होता है रिलेशन को दिखाना। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, B say that A is related to B under the relation R and we write as A related to B। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर A B से संबंधित है, A is related to B,
ए बी से संबंधित हैं तो अंडर द रिलेशन आर के थ्रू वो कैसे हो जाएंगे, ए और बी एक दूसरे को रिलेटिव हो जाएंगे। तो एंड बी राइट अस ए रिलेटेड टू बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का बी से क्या है रिलेशन है, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। जैसा कि आप रिलेशंस के बारे में आप 11th की क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, तो मैं ये आपको पहले क्लास में मैं आपको ये रिकॉल करा रहा हूँ जो आप 11th की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको तो रिलेशन का इतना तो मतलब समझ में आ ही गया होगा कि किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेशन को दिखाना या एक दूसरे से रिलेटिव है तो वो कैसे हो जाएंगे, एक रिलेशन में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन में एक चीज और भी है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम जनरल लाइन में देखते हैं कि भाई के साथ अलग है, बहन के साथ अलग है, मम्मी पापा के साथ अलग है, सगे संबंधियों के साथ अलग है, दोस्तों के साथ अलग है। तो हमारा सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, लेकिन उनके कहने का तरीका जो है अलग अलग होता है। इसी प्रकार से मैथ में भी रिलेशन होता है, और मैथ के भी रिलेशन आपके 2-3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मैंने एक पहला डिस्कस किया है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक एम्प्टी रिलेशन दिखाया जाता है, वो क्या होता है। तो एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 5 से, उसको हम दिखाते हैं 5 से। जहां भी एम्प्टी सेट होगा, जब दो सेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, वो एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होंगे, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4, एक रिलेशन दिखाया गया है आर का इन द सेट ए के साथ 1 2 3 4 गिवन बाय आर ए बी ए माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक, यहाँ पे आर के सामने एक रिलेशन दिखाया गया एक सेट ए का, कि सेट ए का एक रिलेशन दिखाया गया जिसको दिखाया गया कि आर ए बी ए माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक, यहाँ क्या है, ए और बी एक दूसरे से रिलेटिव है, उनका रिलेशन किससे दिखाया जा रहा है, आर से दिखाया जा रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि a माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक, अब आप ये चेक करिए कि क्या ये पॉसिबल है, a माइनस बी इक्वल टू 10 आएगा। अगर a माइनस बी इक्वल टू 10 आएगा तब तो हमारा क्या होगा, कोई ना कोई सेट हमको निकल के आएगा। ठीक, और कोई ना कोई हमको रिलेशन दिखेगा कि हाँ a और b आपस में रिलेटेड है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब ए में हम देखते हैं क्या क्या दिया गया, 1 2 3 4। ठीक, ए में 1 2 3 4 दिया गया है। सपोज इसमें समझे अगर 1 को ए ले लिया तो बी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या 1 माइनस 2 10 आएगा, नहीं आएगा। क्या 2 माइनस 3 10 आएगा, नहीं आएगा। क्या 3 माइनस 4 10 आएगा, नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमको ये दिख रहा है कि ए और बी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है। हमको कहीं से भी नहीं दिख रहा कि a माइनस बी करने पे हमको 10 मिल रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा कैसा रिलेशन हो गया कि एम्प्टी रिलेशन हो गया कि a और b का दूर दूर तक कोई नाता नहीं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिनोट कर सकते हैं। इनको हम 5 से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एम्प्टी सेट, या इसको 5 से हम डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए एम्प्टी सेट में थोड़ा सा एक मैंने अभी जो आपको बताया उसी को मैंने लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। डेफिनेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए के कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे हमने कहा a माइनस बी इक्वल टू 10, जब कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसको a माइनस बी करने पे 10 आए, तो वही कह रहा इफ नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो a के एलिमेंट से मैच करके a माइनस बी इक्वल टू 10 आए, हमको कोई रिलेशन दिखे, तो इसको हम दिखा सकते हैं r इक्वल टू 5। मतलब ये कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया बिना ए क्रॉस ए। मतलब ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे ये हमारा रिलेशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो कहने मतलब जब कोई ऐसा एलिमेंट हमको नहीं मिलता है जो एक दूसरे से रिलेटिव है,
तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या एम्प्टी रिलेशन, कि इनमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। सपोज हमने एक सेट ले लिया A, उसमें हमने दे दिया 1 2 3 4, और एक सेट हमने ले लिया B जिसमें हमने दे दिया 7 8 9। अब आपको अगर इन दोनों में कोई रिलेशन दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे? ना A का कोई एलिमेंट B में है, ना B का कोई एलिमेंट A में है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A सेट 5 सेट B, मतलब A B के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, तो इसको हम बोल सकते हैं A और B के बीच में कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। थैंक यू गाइस। अभी मैंने आपको बताया एम्प्टी रिलेशन के बारे में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब, यूनिवर्सल कहने मतलब आप सिंपल सा ये समझ सकते हो कि जैसे सपोज कहते नहीं है कि ताले खोलने के लिए एक मास्टर की होती है, ठीक, ताले खोलने के लिए मास्टर की होती है। वैसे यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल एक ऐसा होता है कि जो जनरली आपको हर चीज में कॉमन मिल जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। ए रिलेशन आर मतलब ए का आर के साथ रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of A is related to every element of A। यदि सेट A के सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, जिसको हम दिखाते हैं R इक्वल टू A क्रॉस A, मतलब A के सारे एलिमेंट इस A के सारे एलिमेंट से क्या है? रिलेटेड है। जब सेट A के सारे एलिमेंट सेट A के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सम टाइम कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। जब हमारे पास एम्प्टी रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइवर्सल रिलेशन, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमने एक सेट A लिया और एक सेट दूसरा A लिया, जब इस एलिमेंट के इस सेट A के सारे एलिमेंट इस सेट A में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये कैसा है? यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर एक सेट A ये है और एक सेट A दूसरा है, अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं आता है, कोई रिलेटेड नहीं होता है एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। वही चीज हमने यहाँ लिखा कि बोथ दोनों में एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन सम टाइम कॉल्ड ट्राइवर्सल रिलेशन, कि दोनों कुछ टाइम के लिए ट्राइवर्सल रिलेशन कहलाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं कि माना A be the set of all student of a boy school। अगर A हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि क्या है कि एक स्कूल के मतलब वो स्कूल कैसा है? बॉयज स्कूल है, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है लेट A be the set of all student of a boys school। एक ऐसा सेट है, एक स्कूल के सभी बॉयज स्टूडेंटों का एक सेट है, ठीक। तो उसमें रिलेशन देखिए दिखाया जा रहा है R इक्वल टू AB, मतलब यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि A और B में रिलेशन दिखाया जा रहा है। क्या कह रहा है? A इज सिस्टर ऑफ B, ठीक। A इज सिस्टर ऑफ B, मतलब A क्या है? B की सिस्टर है। अब आप एक चीज ये ध्यान से देखिए कि इसमें लिखा है A be the set of all student of a boys school। ये कैसा है? बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट का एक सेट है। और यहाँ पे कहा जा रहा है A इज सिस्टर B, A क्या है? B की सिस्टर है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जब
बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट है तो उसमें गर्ल्स तो कोई है नहीं, और जब गर्ल्स कोई नहीं है तो उनके बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा, और जब रिलेशन नहीं होगा तो वो सेट कैसा कहलाएगा, वो रिलेशन कैसा कहलाएगा, एम्पटी रिलेशन कहलाएगा, जिसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा रिलेशन दिखाते हैं कि R डैश ए बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। ठीक, दो पर्सन हमारे सामने हैं ए और बी, पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी। जब ए और बी के बीच में हाइट का डिफरेंस देखा जा रहा है तो उनके बीच में कैसा डिफरेंस आ रहा है, 3 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। जब उन दोनों के बीच 3 मीटर का डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम कैसा बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्योंकि जहाँ पे जिस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है, बॉयज स्टूडेंट, बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंटों का एक सेट है, तो उसमें से ये चीज़ पॉसिबिलिटी है हमारे सामने कि जब बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो किन्हीं दो स्टूडेंट के बीच में हाइट का डिफरेंस 3 मीटर हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया कि कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिनके बीच में 3 मीटर का डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब बॉयज स्कूल था तो उसमें गर्ल्स कहाँ से हैं, जब उसमें गर्ल्स हैं ही नहीं बॉयज स्कूल में, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। अब रिलेशन को दिखाने का दो और तरीके हैं जिनको हम दो तरीके से दिखाते हैं। एक हमारे पास आता है रास्टर मेथड, दूसरा आता है सेट बिल्डर मेथड। तो हम रास्टर मेथड में क्या करते हैं कि रास्टर मेथड में जब हम किसी सेट को दिखाते हैं, किसी रिलेशन को दिखाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन जैसे हम लोग मैथ में क्या करते हैं कि एक अलजेब्रिक फंक्शन ले लिया जिसमें हमने x y ले लिया, तो x और y के बीच में हम रिलेशन दिखाते हैं कि हाँ अगर ये वैल्यू पुट किया जाए तो ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उसी प्रकार से हम रास्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड में भी दिखाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 4 5 R a b b equal to a plus 1 is also expressed as a r b। अब यहाँ पे हमारा क्या दिखाया जा रहा है, a और b के बीच में जब हम रिलेशन दिखाते हैं तो वहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि b हमारा कैसा है, a plus 1, मतलब a की जो भी वैल्यू हम रखते जाएंगे b हमको मिलता जाएगा। तो जब हम a की वैल्यू रखते जाएंगे b हमको मिलता जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि हमको एक रिलेशन दिख रहा है। तो इसको हम रास्टर मेथड से दिखाते हैं, r इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक, इसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं कि a कैसा है, रिलेटेड है b से। इसी प्रकार से हम सेट बिल्डर मेथड में भी हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब a रिलेटेड है किससे, b से, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि a रिलेटेड है b से। इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक रास्टर मेथड बताया था, एक सेट बिल्डर मेथड बताया था। उसके बाद हमको इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ना होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या हो, एक समानता हो। सिंपल सा शब्दों में समझेंगे तो एक समानता, जहाँ पे एक समानता होता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस, कि हाँ ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके बराबर है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये 3 प्रकार के होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ये देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू आर, यदि a किससे रिलेटेड है, a से, अगर a से ही रिलेटेड होगा, मतलब a के जो सारे एलिमेंट है वो a के ही सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें लिखा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। इसका मतलब ये हुआ कि जब a के सेट a के सारे एलिमेंट एक दूसरे सेट a के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट उसके प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस।
रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस। यहाँ पे कैपिटल ए इसलिए दिखाया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया कैपिटल ए। तो ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो इसके सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ए के सारे एलिमेंट इस ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड। वही लिखा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कैपिटल ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें आता है एक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे सिमेट्रिक जैसे मान लीजिए आप मिरर देखते हैं, मिरर में क्या होता है आपका जस्ट इमेज दिखाई देता है, तो आपका जस्ट इमेज जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे क्या है सिमेट्रिक है, मतलब डिक्टो है, एक दूसरे की कॉपी है। तो सिमेट्रिक में भी यही चीज होती है। सिमेट्रिक मतलब वही होता है कि डुप्लीकेट कॉपी। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, मतलब बिलोंग्स टू R मतलब ये हो गया कि यदि A1 A2 क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, implies that A2 A1 belongs to R, और A2 A1 एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब A1 A2 एक दूसरे से रिलेटेड है और A2 A1 भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा फॉर A1 A2, मतलब A A2 कैसे हो जाएंगे बिलोंग्स टू R। यहाँ पे ठीक है, अगर A1 A2 से रिलेटेड है और A2 A1 से रिलेटेड है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि A1 A2 में रिलेशन है, मतलब सेट A A1 के इक्वल है, सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि if A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to R। यहाँ पे कहा गया है कि A1 A2 कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कहा गया A2 A3 एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ पे कहा गया A1 A3 एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए दो पे अगर हम चलते हैं, A1 A2 रिलेशन दिखाया है कि A1 A2 एक दूसरे से रिलेटेड है, तो A2 और A3 भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि A2 इसमें भी है, A2 इसमें भी है। जब A1 का A2 के साथ रिलेशन है और यहाँ पे A2 का A3 के साथ रिलेशन है, तो डायरेक्टली क्या होगा A1 का A3 के साथ भी रिलेशन हो जाएगा, जिसको यहाँ पे कंपाइल करके दिखाया गया है कि A1 और A3 भी कैसे होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। A1 A2 रिलेशन, A2 A3 रिलेशन, A1 क्या है A2 से संबंधित है, A2 क्या है A3 से संबंधित है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा A1 A3 से भी संबंधित हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है A1 A3 कैसे है एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसिटिव, जिनको दिखाएगा फॉर ऑल। जब यहाँ से हमको दिख रहा है कि तीनों एक दूसरे से रिलेशन में दिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R, मतलब A1 A2 और A3 ये तीनों कैसे हैं एक दूसरे से रिलेटिव हैं।